हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? केम छो तमे? नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, वेलकम टू लक्ष्यम टीचिंग। आज अपन स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने पॉइंट लिया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और उसके अंदर भी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, रिएक्टिविटी सीरीज और कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, तो उसके बारे में आज हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है तो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर तीसरा पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। मतलब जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मेटल प्लस डिल्यूट एसिड, मतलब जो मेटल है वो डिल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट और हाइड्रोजन वो दोनों हमें मिलेंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो, आयरन को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मतलब कि डिल्यूट एसिड के साथ मिश्रित करें तो हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट मिलेगा, मतलब आयरन क्लोराइड मिलेगा, फेरिक क्लोराइड मिलेगा और जो हाइड्रोजन गैस है वो हमें प्राप्त होगी। उसी तरह से एल्यूमिनियम को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिश्रित करेंगे तो प्रोडक्ट में हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, और जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट के नाम से वो पहचाना जाएगा। अब चौथा पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, मतलब कि जो मेटल हैं वो दूसरे जो मेटल सॉल्ट है सॉल्यूशन वाले, तो उसके साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। तो मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन बी, प्रोडक्ट में हमें मिलेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ए प्लस मेटल बी। मतलब कि अगर कोई भी मेटल ए है, अगर वो सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्शन करता है तो हमें सॉल्ट सॉल्यूशन ए और प्लस हमें मेटल बी प्राप्त हो। तो एग्जाम्पल है आयरन, उसके साथ सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है हमने COSO4 और हमें क्या प्राप्त होगा FeSO4 प्लस सी। तो Cu जो है मतलब जो कॉपर है तो वो कॉपर क्या करेगा, वो अलग से हमें प्राप्त होगा और जो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ हमें आयरन क्या मिलेगा, प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो था मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट रिएक्शन के बारे में हमने देखा। अब हमें देखना है कि रिएक्टिविटी सीरीज, तो इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि हमने मेटल्स को इस तरह से अरेंज किया हो जिसका रिएक्टिविटी डिक्रीज होते जाता है। मतलब जो सबसे पहला जो मेटल्स होगा तो वो मोस्ट रिएक्टिव होगा और उसके नीचे जितने भी आएंगे, जितने भी बॉटम होंगे, तो वो सब किस तरह से अरेंज किए गए, वो डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी करते होंगे। रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब कि आपको जो मेटल्स दिख रहे हैं वो टॉप टू बॉटम में रिएक्टिविटी करते हुए हमें मालूम पड़ रहे हैं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल। ठीक है, तो अब उसके पॉइंट को समझने से पहले हम समझेंगे कि सबसे पहला जो पॉइंट है मोस्ट रिएक्टिव, कौन से मोस्ट रिएक्टिव हैं। तो सबसे पहला जो है पोटेशियम, के का मीनिंग है पोटेशियम, तो वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है। वो क्या करेगा, डिस्प्लेस अदर मेटल्स टू बॉटम, मतलब कि वो उसके नीचे के जितने भी मेटल्स होगा तो उसके साथ वो डिस्प्लेस रिएक्टिविटी करेगा। उसके बाद आता है Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe आयरन, Pb लेड और H हाइड्रोजन नॉन मेटल्स, Cu कॉपर, Hg मर्क्यूरी, Ag सिल्वर और Au गोल्ड। तो जो भी बॉटम में आते जाएंगे वो सब कैसे होंगे, लेस्ट रिएक्टिव के नाम से पहचाने जाएंगे। अब आप देखो, हमने एक एग्जांपल लिया था आयरन और सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर का। तो जो कॉपर है
तो वो कहाँ तक रिएक्टिव करेगा, लेड और हाइड्रोजन के साथ वो क्या करेगा, रिएक्टिविटी अपनी बताएगा, ठीक है। और आयरन जो है तो उसके ऊपर जो भी मेटल्स है तो उसके साथ वो रिएक्टिविटी कर सकता है। तो जो हाइड्रोजन है इसमें जितने सारे मेटल्स दिए गए हैं तो उसमें से जो हाइड्रोजन है ना वो ही सिर्फ नॉन मेटल्स, बाकी सब मेटल्स, ठीक है। और जो सबसे लास्ट में जो वाटर में आएंगे तो लिस्ट रिएक्टिव के नाम से मेटल्स पहचाने जाए, ठीक है। अब आगे का पॉइंट है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ नॉन मेटल्स। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस सेट। मतलब कि जो भी एलिमेंट्स हैं तो वो क्या करेंगे, जिसका वैलेंस सेल्स के साथ उसको अटेन करेंगे, उसको कंप्लीटली फिल्ड करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम में 11 आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं। तो फर्स्ट सेल में 2 है, सेकंड सेल में 8 है और लास्ट सेल में क्या है, 1 है। तो वो क्या करेगा कि मान लो कोई भी लास्ट सेल, ऐसा नहीं है कि इसमें 3 है और किसी मेटल्स में तो 4 सेल भी हो सकते हैं, 3 सेल भी हो सकते हैं, तो वो मेटल्स पे आधारित होता है। यहाँ पर आपको लास्ट सेल में बताया गया है 1, जिसे हम वैलेंस सेल कहेंगे। तो वो क्या करेगा, जब भी कोई भी वैलेंस सेल मतलब जो भी लास्ट सेल होगा तो अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर्स 4 से कम होंगे तो वो क्या करेगा, दूसरों कोई भी मेटल्स के पास से वो इलेक्ट्रॉनिक्स को गेन करेंगे। और अगर मान लो कि 4 से ज़्यादा है तो वो किसी को अपना इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करेंगे, गिव अप करेंगे, ठीक है, दूसरे मेटल्स को वो गिव अप करेंगे, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर देखा। तो ये क्या करता है, सोडियम जो है तो अपना जो लास्ट सेल का जो 1 इलेक्ट्रॉनिक है वो किसी को दे रहा है, वो उसको गिव अप कर रहा है, उसको लॉस कर रहा है। तो इसी वजह से हमें सोडियम में कितने मिलेंगे, 2 और 8 बराबर, 2 और 8 हमको उसको इलेक्ट्रॉनिक्स हमको उसका मिलेगा, ठीक है। अब आगे का जो सेकंड पॉइंट है वो हम देखते हैं। अब इसमें हम दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे, मेटल्स lose electron in their valence shell to form कैटन। आपको दूसरा पॉइंट बताया गया है कि जो मेटल्स हैं वो क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में से उसको लॉस करेंगे, तो वो हमें कैटन के स्वरूप में क्या करेगा, मिलेगा। तो आपको यहाँ पर एक एग्जांपल सोडियम का बताया गया था कि जैसे कि सोडियम क्या कर रहा है, वो अपना जो वैलेंस सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन in their valence cell to form anion, ठीक है। तो देखो अब आपको यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि जो नॉन मेटल है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को वो लेगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है क्लोरीन। क्लोरीन जो हमें है वो हमेशा किसमें मिलता है, माइनस में, नेगेटिव में मिलता है। तो वो क्या करेगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन होते नहीं है लास्ट सेल में, तो वो किसी के पास से क्या करेगा, लेगा, किसी के पास से वो कोई भी दूसरा जो मेटल्स है तो उसके पास से वो लेगा। तो उसका क्या है कि क्लोरीन वो जो हमें मिलता है
वो नेगेटिव में मिलता है, और यहाँ पर जो कैटन हमें मिलेगा तो सोडियम हमें किस में मिलेगा, प्लस में, क्योंकि उसके पास तो लास्ट सेल में 1 ही है। तो ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो लॉस कर रहा है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब हमें आगे जो 4th पॉइंट है वो देखना है, द कंपाउंड फॉर्म बाय द ट्रांसफर of electrons from metal to non-metal are called ionic compound. और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये जो लास्ट पॉइंट है, तो आपको ऐसा बोला गया है कि जैसे कि सोडियम और क्लोरीन जो हमें वो लॉस इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं या गेन इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड। जो कंपाउंड है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक मेटल्स में से नॉन मेटल में वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के नाम से उसे क्या करेंगे, पहचाना जाएगा। मतलब कोई भी मेटल्स हो तो अगर वो कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल्स में ट्रांसफर करता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड, या तो फिर उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक